ये पूरे हरियाणा के लिए, हिसार के लिए बड़े गर्व की बात है। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं निशा गोदारा, जिन्होंने पहले भी एक बार CDS का एग्जाम दिया था, लेकिन क्लियर ना हो पाने की वजह से इन्होंने फिर मेहनत की और अब की बार सीधे बड़ी छलांग लगाते हुए फाइटर पायलट के रूप में इन्होंने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है, टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं ज़्यादा बीच में न रहते हुए सीधे निशा से कहूँगा कि वो अपनी कहानी बताएं। तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना बड़ा टेस्ट पास किया है। लड़कियों के लिए अभी फाइटर पायलट बनना शायद कुछ लोग सोच भी नहीं पाते होंगे। मिलिट्री में जाना ही बड़ी बात होती है और फाइटर के रूप में तो ये और बड़ी बात है। और वर्तमान में तो पूरी दुनिया में जैसे अफरा तफरी है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, चीन और ताइवान का ऐसे चला हुआ है, हमारे श्रीलंका में चीन का एक पोत आया हुआ है। तो ऐसे इस स्थिति में हमारी बेटियां आगे आएंगी और ऐसे मोर्चों पे यदि ये मोर्चा संभालेंगी तो देश के लिए और हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है, फख्र की बात है। तो आपने ये एग्जाम कब दिया? मैंने पहली बार ये एग्जाम दिया था पिछले साल अगस्त में 2021 में। वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, क्योंकि इससे पहले मुझे डिफेंस की इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन फिर जब मेरे मौसा जी हैं, वो एयरफोर्स से रिटायर्ड है, विंग कमांडर सतपाल नैन, तो उनकी जो बेटी है अनु नैन, उन्होंने CDS क्लियर किया था मई में अपना। उनकी फाइनल लिस्ट आ गई थी एंड वो लेफ्टिनेंट के लिए सिलेक्ट हो गई थी। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिला कि जब मैंने उनका देखा कि उन्होंने कितनी मेहनत करके कितना बड़ा एक वो अचीवमेंट अचीव किया है, इतनी बड़ी चीज। और फिर मैंने, मेरे एक सीनियर हैं पारुल छाबड़ा, उन्होंने भी FCAT के थ्रू क्लियर होकर वो भी एज अ फ्लाइंग ऑफिसर सिलेक्ट हुई, फ्लाइंग में पायलट। तो उनसे जब बात करी और मौसा जी से जब मैंने गाइडेंस ली, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आई इस फील्ड में जाने की। तब मैंने अपना पहला FCAT दिया और FCAT मेरा क्लियर हो गया, लेकिन SSB में मैं फर्स्ट डे स्क्रीन आउट हो गई थी। तो थोड़ी सी तो हाँ डिसहार्टन हुई थी, लेकिन फिर मेरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं और मौसा जी हैं, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि फिर मैंने सोचा मेरी मेहनत में कहीं थोड़ी कमी रह गई है, जिसे मुझे इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिर मैंने और ज्यादा वर्क किया। मैंने SSB विंग से कोचिंग ली, वहाँ के जो सर हैं उन्होंने मुझे गाइडेंस दी। वहाँ पे मेरा एक दोस्तों का ग्रुप बना जो हम रोज प्रैक्टिस करते थे, और उसके थ्रू मेरी SSB की तैयारी बहुत अच्छी हो गई और इस बार मेरा सिलेक्शन। तो ये पहली बार आपने जो टेस्ट दिया था, ये कब दिया था? पहला एग्जाम कब हुआ था आपका? वो मेरा अगस्त में हुआ था 2021। अच्छा। और मेरा सिलेक्शन इस वाले एग्जाम में हुआ जो फरवरी में हुआ था 2022। अच्छा, 6 महीने और मेहनत करनी पड़ी आपको। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो इसमें और क्या नई बात रही जो पहले एग्जाम में या पहले अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाए थे, दोबारा में ऐसा क्या हुआ? इस बार मैंने ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस ज्यादा करी। जो स्टोरी लिखनी होती है, उस टाइम जब मैंने मौसा से बात करी आने के बाद SSB से, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी स्टोरी उतनी अच्छी नहीं थी और स्टोरी राइटिंग में अभी कहीं कमी थी जहाँ मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत थी। तो मैंने वो इम्प्रूव करी और उन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि कैसे इम्प्रूव हो सकता है। जैसे तुम्हारे आसपास की जो सराउंडिंग्स है, पार्क में जाते हो, उस चीज को इमेजिन करो और उस पर स्टोरीज बनाओ। तो यही टेक्निक यूज करके और जो मेरे SSB विंग्स के सर थे उनकी गाइडेंस लेकर कि कैसे लिखनी है एक स्टोरी को, मैंने वो प्रैक्टिस इंक्रीज करी। तो ये कुल कितने बच्चों ने ये टेस्ट दिया था? एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर हुए थे? एग्जाम में तो लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, फिर कुछ हजारों ही सिलेक्ट होते हैं। और फिर SSB में मेरे 210 गर्ल्स थी, जिसमें से हम 98 फर्स्ट डे स्क्रीन इन हुए और टोटल 7 रिकमेंड हुई थी लास्ट डे। अच्छा, रिकमेंडेशन टोटल 7 हुई। और बॉयज कितने सिलेक्ट हुए इसमें? बॉयज का तो इतना आइडिया नहीं, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग होता है। अच्छा, ये अलग अलग होता है। और ये टेस्ट साल में कितने बार होता है? FCAT साल में CDS की तरह ही 2 बार होता है। और कौन कौन दे सकते हैं ये टेस्ट? FCAT CDS की तरह हम कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से हो तुम दे सकते हो। बस फ्लाइंग के लिए जरूरी है नॉन मेडिकल होना। तुम्हारे 10th में फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है, उसमें 60% मार्क्स। और बाकी तुम्हारे ग्रेजुएशन
होनी चाहिए एफकैट के लिए। और 60% मार्क्स से कोई भी स्ट्रीम का, चाहे तुम बीकॉम के हो चाहे आर्ट्स के हो, तो तुम ये टेस्ट दे सकते हो। अच्छा। तो ग्रेजुएशन के बाद में ये अपॉर्चुनिटी है कि सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं। तो एनडीए में और सीडीएस में क्या फर्क है? एनडीए है जो हमारा 12th के बाद दिया जाता है एग्जाम, और उसमें भी अलग अलग फील्ड्स हैं। जैसे तुम एयरफोर्स में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो। उसमें भी यही क्राइटेरिया है, सिर्फ फ्लाइंग के लिए तुम्हारी ये फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है। बट बाकी कोई भी स्ट्रीम के तुम अलग स्ट्रीम में ग्राउंड ड्यूटी में जा सकते हो, एयरफोर्स में, आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो। और जो एफकट और सीडीएस होते हैं वो ग्रेजुएशन एंट्री एग्जाम्स होते हैं, तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद मौका मिलता है उसमें अपीयर होने का। अच्छा। तो ये सिलेक्शन होने के बाद में आपका कैसा लगा आपको? मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील हुआ। मेरी मेहनत फाइनली आई गॉट सक्सीडेड, तो अच्छा लगा मुझे। तो क्या विचार आ रहे थे उस टाइम पे कि अभी क्या बनना है, क्या करना है, क्या करके दिखाना है, ऐसा कुछ? जब फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था तब ऐसा लगा था कि मुझे कोई और ऑप्शन चूज करना चाहिए या नहीं। फिर जब मुझे मौसा जी ने बोला कि ऐसा मतलब बहुत कॉमन है, बहुत बच्चे फर्स्ट टाइम में कभी इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाए तो मेरिट में रह जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है हमें अपनी मेहनत छोड़ देनी चाहिए। हमें कुछ ना कुछ कमियां हमारी तरफ से ही होती है जो हमें बैठकर सोचना चाहिए और परखना चाहिए कि कहाँ हमने कोई गलती या कोई कमी, चाहे वो मामूली हो, पर छोड़ दी है। तो उस पर मेहनत करके फिर मैंने सोचा मैं ये दूंगी एग्जाम। और जब ये एग्जाम हुआ तो एसएसबी की जब तैयारी कर रही थी तब भी मैंने ये सोचा था कि अगर इस बार भी मेरा एसएसबी नहीं हुआ तब भी मैं इसकी तैयारी नहीं छोड़ूंगी, और ज्यादा मेहनत करके, जैसे अभी भी, क्योंकि मेरी मेरिट लिस्ट नहीं आई है तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। तो मैं इस बार भी जो एफकैट है उसकी अभी तैयारी कर रही हूँ, और उम्मीद है कि इस बार नहीं तो अगली बार पक्का हो जाएगा। अच्छा, क्या फर्क है, मेरिट में भी आएंगे आप, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। तो आपके मौसा जी किस पोस्ट में हैं और उन्होंने आपको कैसे गाइड किया? मेरे मौसा जी विंग कमांडर की पोस्ट से रिटायर्ड है एयरफोर्स से। और पूरा नाम भी उनका बताए? विंग कमांडर सतपाल नैन। कौन से गांव से हैं? ये गोरखपुर गांव से है, हरियाणा, फतेहाबाद जिले से। अच्छा। तो इन्होंने मुझे एफकेट के बारे में जो बताया कि एसएसबी की कैसे तैयारी करनी है और कहाँ से पढ़ना चाहिए, मुझे किताबों के बारे में अनुदी ने बताया, और ये एसएसबी में क्या होता है, क्या प्रोसेस है, कहाँ से मुझे गाइडेंस ले सकती हूँ, कोचिंग कौन सी सही है, और बाकी मुझे जैसे दिक्कतें आती थी तैयारी के बीच बीच में कि मेरी स्टोरी सही बन रही है या नहीं, या फिर कोई सवाल है तो उसको कैसे जवाब, कैसे उसका प्रिपेयर करना है, तो वो सब में मेरे मौसा ने मेरी हेल्प करी है। तो जो रिटन टेस्ट के लिए किन किन टॉपिक पे बच्चों को काम करना चाहिए ताकि उनको सफलता मिले? जो एफकैट है उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो इन चारों पे ही काम करना बहुत जरूरी है। ये 100 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है, और 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग होता है इसका अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन तुम बुक से कर सकते हो। जो सिलेबस है वो 10th तक का ही सिलेबस होता है, जस्ट क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल चेंज हो जाता है, बट सिलेबस चेंज नहीं होता। तो इसकी बुक्स आती है मार्केट में, जैसे अरिहंत की हो गई, और प्रैक्टिस पेपर्स जब तुम प्रॉपर पढ़ लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स वगैरह, ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है इसमें। और इंग्लिश में भी हमारे पास एरर स्पॉटिंग होता है, साथ में सिनोनियम, एंटोनियम्स, इडियम फ्रेजेस। मैथ्स भी है, जो उसके जो चैप्टर्स हैं वो लिमिटेड सिलेबस है, ऐसे बहुत वास्ट सिलेबस भी नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं हो सकती। प्रैक्टिस के थ्रू ये आसानी से क्लियर हो सकता है। तो घर पर प्रैक्टिस करें तो कैसे की जा सकती है? कोई टाइमिंग का कि ये तेरे 100 क्वेश्चन हैं तो कितने टाइम में सॉल्व करने होते हैं, और घर पे करें तो कैसे करें? घर पे इसकी जैसे मैंने बताया बुक्स हैं, तो बुक्स मंगाओ, उनसे जब हम पढ़ेंगे उस एग्जाम की प्रैक्टिस करें कि अच्छा, सारा अटेम्प्ट हो जाए, उसके लिए क्या करें? अच्छा ओके। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए क्या किया जाए? तो जो इसका एग्जाम है वो हमें 2 आवर्स का एग्जाम होता है, जिसमें हमें 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसके लिए जो टेस्ट पेपर्स आते हैं उसमें हम उनको खरीदें या फिर ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, ऑनलाइन मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं,
और उसके बाद अपने फोन में ही टाइमर लगा के इसकी प्रैक्टिस करें। मतलब हम हर एक क्वेश्चन का टाइम सेट कर दें कि हमें इतने टाइम के अंदर अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो जब हम रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो अगर हमारे पहले 2 घंटे में नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद 2 घंटे 1.5 घंटे तक भी टाइम आ जाता है कि हमारे पास 15 से 20 मिनट रिविजन के भी बच सके। अच्छा अच्छा, तो ये तो होगा आपका रिटर्न का। रिटर्न के लिए टाइमर लगा के और 10वीं तक का जो सिलेबस है उसके आधार पर बच्चे तैयारी कर सकते हैं। अभी जो एसएसबी में होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं या क्या रहता है, पूरा प्रोसेस क्या रहता है एसएसबी का? एसएसबी में मेनली हमारे 3 टेस्ट होते हैं। एक तो स्क्रीनिंग वाले दिन हमारा होते हैं 2 टेस्ट, OIR जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो OIR की भी बुक आती है ऑनलाइन, DD की बुक होगी, DD डिफेंस की, और वैसे भी काफी प्रैक्टिस पेपर्स ऑनलाइन फ्री पे मिल जाते हैं। तो उनसे जब हम डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें भी हमें टाइम मिलता है 25 मिनट्स एक सेट का। कभी कभी सिर्फ 20 मिनट्स मिलते हैं, वो डिपेंडिंग बोर्ड टू बोर्ड कि किस लेवल के उनके क्वेश्चंस है, उस हिसाब से वो टाइम देते हैं। ऐसे हमें 2 सेट्स मिलते हैं, उसमें भी हमें यही टाइमर लगा के प्रैक्टिस करने से वो हमारा सक्सेसफुली प्रिपेयर हो सकता है टेस्ट। उसके बाद हमारा होता है PPDT टेस्ट, जिसमें हमें एक पिक्चर शो होती है और उसमें हमें 30 सेकेंड्स मिलते हैं वो पिक्चर को ऑब्जर्व करने का। फिर हमें जब वो ऑब्जर्व करने के बाद उसको 4 मिनट में उसकी स्टोरी लिखनी होती है। और उसके बाद हमारा नरेशन होता है, जिसमें हम पहले इंडिविजुअल नरेशन होता है, फिर हमें ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। वहां पे हमारा ग्रुप डिस्कशन होके हमें एक कॉमन स्टोरी निकालनी होती है। तो ये हमारा फर्स्ट डे का प्रोसेस होता है, जो इन दोनों के मार्क्स जोड़ के वो दोनों की परफॉर्मेंस असेस करके हमें फर्स्ट डे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 30 to 40% बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट डे। उसके बाद हमारे 3 मेजर टेस्ट होते हैं, जो 3 मेजर एरियाज है, GTO और साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी एंड इंटरव्यू। हमारे ये 3 मेन टेस्ट होते हैं। इन सबके अंदर सब टेस्ट होते हैं। जैसे साइकोलॉजी में हमारे पास 4 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है TAT, जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है। उसमें भी हमें 12 पिक्चर्स दी जाती हैं। 11 पिक्चर्स हमें दिखाई जाती हैं 30 सेकेंड्स और 4 मिनट स्टोरी राइटिंग के मिलते हैं। 12th एक ब्लैंक स्लाइड होती है, जिसमें हमें खुद से अपने मन से कुछ भी स्टोरी लिखनी होती है। फिर आता है हमारे पास WAT, जिसमें हमें एक वर्ड दे देते हैं, जिसमें हमें 15 सेकेंड्स मिलते हैं। उस पर कोई भी हमें सेंटेंस लिखना है जो हमारे दिमाग में फर्स्ट टाइम, जो उस वर्ड को सोच के जो हमारे दिमाग में आया, उसको हमें एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। फिर आता है हमारे पास SRT, उसमें हमें सिचुएशंस देते हैं, 60 सिचुएशंस देते हैं, हमें 30 मिनट्स में उनको लिखना होता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम 60 की 60 लिख लें, बट अगर हम 35, 45 तक भी 40 to 45 सिचुएशन लिख लेते हैं तो दैट इज अ वेरी गुड नंबर। फिर उसके बाद हमारा होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें हमें अपने बारे में लिखना होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचती हैं, हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, क्या हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या चीज हम अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ऐसे हमें 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप अपने लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ। थोड़ा बताएंगे, जीवन का उद्देश्य क्या है?